हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा। दोस्तों, आज हम लोग एडुटेरिया का 7500 प्लस क्वेश्चन वाले सेट को डिस्कस करेंगे, जिसमें टोटल 150 सेट है, जिसे हम लोग हर रोज़ एक एक सेट करके देखेंगे विथ डिस्कशन। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने एडुटेरिया के द्वारा लाया गया 5000 क्वेश्चन वाले सेट को डिस्कस कर चुके हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। वो सीरीज हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट के माध्यम से अवेलेबल है। आप लोगों ने दोस्तों उस सीरीज को काफ़ी सपोर्ट किया और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस सेट को भी आप लोग बहुत सपोर्ट करेंगे और शेयर करेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों का टाइम ज़्यादा लिए बिना चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को। इस सीरीज का आज पहला सेट होगा जिसे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो दोस्तों, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक भीमराव अंबेडकर थे। इन्होंने रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 3 अक्टूबर 1957 ईस्वी को किए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। वहीं दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की है और भगत सिंह के द्वारा नौजवान भारत सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी जी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, यह सभा किस शहर में हुई थी? तो दोस्तों, यह सभा इलाहाबाद में हुई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इलाहाबाद। दोस्तों, इस आंदोलन को 9 जून 1920 ईस्वी को इलाहाबाद में गांधी जी का नेतृत्व मिला था। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें असहयोग आंदोलन की, तो इसका गठन 20 मार्च 1919 ईस्वी को, कब? 20 मार्च 1919 ईस्वी को बॉम्बे में गठित हुआ था। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसकी शुरुआत दोस्तों लखनऊ से हुई थी। और इसकी शुरुआत किए कौन थे? तो मोहम्मद अली और शौकत अली नामक दो भाइयों के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इलाहाबाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे? तो दोस्तों, होम रूल लीग की स्थापना में एच.एस. ऑलकॉट ये सम्मिलित नहीं थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एच.एस. ऑलकॉट। दोस्तों, एच.एस. ऑलकॉट एक अमेरिकी सैन्य अधिकारी थे जो कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के सह संस्थापक एवं अध्यक्ष थे। अब हम लोग अगर बात करें होम रूल लीग की, तो ये 2 बार स्थापित हुआ था, मतलब होम रूल की स्थापना 2 बार की गई थी। पहली बार 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को पुणे में बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा किया गया था, और दूसरी बार 1916 में ही अगस्त में, कब? अगस्त में 1 अगस्त 1916 को एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास में स्टार्ट किया गया था। तो ये 2 जगह हुआ था स्टार्ट, बाल गंगाधर तिलक जी पुणे में और एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। होम रूल लीग में कौन नहीं थे शामिल? तो एच.एस. ऑलकॉट शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न है, नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? तो दोस्तों, नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव प्यारेलाल थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्यारेलाल। दोस्तों, इन्होंने महात्मा गांधी से रिलेटेड एक पुस्तक भी लिखे थे। तो उस पुस्तक का नाम था महात्मा गांधी द लास्ट फेज। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। क्या कौन सा पुस्तक लिखे थे? तो महात्मा गांधी द लास्ट फेज पुस्तक प्यारेलाल जी के द्वारा लिखा गया था। दोस्तों, प्यारेलाल जी की बहन डॉक्टर सुशीला जो वो गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक रही थी नोआखली घटना के दौरान। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था, किसको महत्व दिया था दोस्तों? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों को और साथ ही अहिंसा पर ज़्यादा जोर दिए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रचनात्मक कार्यक्रम को गांधी जी के द्वारा महत्व दिया गया था। अगला प्रश्न है, बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है? तो इसमें से बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना पोस्ट मास्टर नहीं है, क्योंकि पोस्ट मास्टर किसकी रचना है दोस्तों? तो पोस्ट मास्टर रविंद्रनाथ टैगोर जी की रचना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वहीं दोस्तों, दुर्गेश नंदिनी, आनंद मठ, देवी चौधरानी ये सभी बंकिम चंद्र चटर्जी की ही रचना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला प्रश्न है,
वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? तो ये कौन रखे थे दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले शाही विधान परिषद के सदस्य रहे थे और उस समय उन्होंने निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखे थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो दोस्तों दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक अलादीन खिलजी थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वैसे तो दक्षिण भारत पर बहुत सारे शासकों ने आक्रमण किया पर जीत किसी को भी नहीं मिली, विजय कोई नहीं हुआ। अलादीन पहले शासक थे जो कि दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त किए थे। दोस्तों यह दक्षिण भारत पर धन की चाहत और विजय की लालसा लेकर आक्रमण किए थे। यह दक्षिण भारत के राज्यों को अपने अधीन कर वहां से कर वसूलने के लिए उस पर आक्रमण किए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है? दोस्तों रंपा विद्रोह ये हुआ कहाँ था? तो दोस्तों यह मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था। यह एक आदिवासी विद्रोह था जिसका नेतृत्व करता अल्लूरी सीतारमन राजू थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अल्लूरी सीतारमन राजू। दोस्तों रंपा विद्रोह हुआ कब था? तो यह 1922 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1922 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था। दोस्तों रंपा विद्रोह को मन्यम विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपको किसी भी एग्जाम में या फिर किसी बुक में देखने को मिले मन्यम विद्रोह, तो आप याद रखिएगा वो रंपा विद्रोह ही है। तो इसके नेतृत्वकर्ता अल्लूरी सीतारमन राजू थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पागलपंथी की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों अगला प्रश्न है, पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों पागलपंथ की स्थापना करम शाह के द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों ये करम शाह ने पागलपंथ की स्थापना किए कहाँ थे? तो यह बंगाल के मरमेन सिंह और शेखपुर नामक जिले में किए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? पानीपत युद्ध हुआ कब था दोस्तों? तो प्रथम पानीपत युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। और उस जीत का जो मुख्य कारण था वो था उनकी युद्ध नीति जो कि तुलुगामी पद्धति थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तुलुगमा पद्धति। दोस्तों तुलुगमा पद्धति ये था क्या, ये किस प्रकार का पद्धति था? तो ये सेना को कई छोटे छोटे टुकड़े में बांट देते थे और वो छोटे छोटे टुकड़े दाएं और बाएं तरफ होते थे और बीच मध्य में होते थे। बाएं तरफ का जो टुकड़ी होता था वो आगे रहती थी और दाएं तरफ की जो टुकड़ी होती थी वो पीछे रहती थी। इस नीति के तहत दोस्तों सेना दुश्मन को चारों तरफ से घेर कर फिर जाकर आक्रमण करती थी। तो ये नीति थी बाबर की, जिसकी वजह से वो जीत गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तुलुगमा पद्धति, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की? तो दोस्तों सरकी राजवंश की स्थापना मलिक उल सर्क के द्वारा किया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मलिक उल सर्क। दोस्तों मलिक उल सर्क ने जौनपुर को अपनी राजधानी बनाया। इसके साथ ही इसने इटावा से बंगाल और विंध्याचल से नेपाल तक अपना शासन स्थापित किए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है, अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के सावधान प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों यह जौड़वे संस्कृति से प्राप्त हुआ है बच्चों का समाधान। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों जौड़वे संस्कृति एक ग्रामीण संस्कृति थी। अगला प्रश्न है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? दोस्तों भागवत संप्रदाय के विकास में गुप्त राजा का योगदान सबसे ज्यादा था। दोस्तों गुप्त राजा वैष्णव धर्म को मानने वाले थे और इन्होंने अपना राजधर्म भी वैष्णव धर्म को ही बनाया था। दोस्तों गुप्त राजा ने परम भागवत की उपाधि भी धारण किए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुप्त राजवंश ने भागवत संप्रदाय के विकास में अहम भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, धार्मिक स्तूप कहाँ स्थित है? दोस्तों धार्मिक स्तूप
उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास स्थित सारनाथ में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सारनाथ। दोस्तों, धार्मिक स्तूप का माना जाता है कि यह वह स्थान है जहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को अपना पहला उपदेश दिए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सारनाथ। अगला प्रश्न है, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया? तो दोस्तों, वह सुल्तान अलादीन खिलजी था जिन्होंने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया। दोस्तों, अलादीन खिलजी ने खुद को सिकंदर द्वितीय की उपाधि दी थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इन्होंने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? तो दोस्तों, यूरोप को उत्तरी अमेरिका से उत्तरी अटलांटिक महासागर अलग करती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों, अटलांटिक महासागर यह दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर दोस्तों यूरोप और अफ्रीका को भी अलग करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है? तो दोस्तों, शिवालिक के पास मौजूद भावर क्षेत्र यह गिरिपद स्थिति का उदाहरण है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों, भाबर 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी एक पतली पट्टी है जो कि शिवालिक के निचले हिस्से में मौजूद है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गिरिपद स्थिति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निहारिका। दोस्तों, निहारिका धूल और गैस का एक विशाल बादल है जिसका निर्माण मरे हुए तारे के विस्फोट से होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निहारिका। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ अनुच्छेद दिया हुआ है, दूसरी तरफ उससे संबंधित विषय दिया हुआ है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहला है अनुच्छेद 26। इसमें किसकी चर्चा की गई है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया है। वहीं अनुच्छेद 98 में संसद सचिवालय की चर्चा की गई है और अनुच्छेद 239 में संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में चर्चा की गई है। तो इसका जो सही मिलान हो जाएगा वो हो जाएगा 3, 4, 2 और 1, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्षेत्र में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नागरिकों की शिकायतों पर। दोस्तों, स्थानीय सरकार स्थानीय स्वशासन का एक हिस्सा है जो कि अपने क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए काम करती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? गलत चुनना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहला है, मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। हमारे संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है जो कि यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है। तो ये तो गलत नहीं है। दूसरा है, संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है। तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। मृत्यु का अधिकार तो है लेकिन यह मूलभूत अधिकार नहीं है। इसमें जीवन और व्यक्तिगत आज़ादी का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। तीसरा है, भारतीय संविधान का एक पूर्ण संघीय संविधान है। तो ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान नहीं है बल्कि यह संघीय एवं एकात्मक दोनों तरह का संविधान है। तो यह अर्ध संघीय संविधान है। तो ये भी गलत हो गया। तीसरा है, भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को नहीं हटाया जा सकता है, जबकि इसके जगह पर आपातकाल की स्थिति में इसे निलंबित किया जा सकता है। तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें से बी, सी और डी तीनों के तीनों गलत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केवल बी, सी और डी गलत है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97वां संविधान संशोधन का संबंध किस विषय से है? तो दोस्तों, यह सहकारी संस्थानों के गठन एवं कार्य संचालन से संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों, इस संशोधन के जरिए सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण दिया गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सहकारी संस्थाओं का गठन
एवं कार्य संचालन। अगला प्रश्न है, भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तार कानून कब पारित किया गया? वैसे तो दोस्तों पंचायत प्रावधान 1992 ईस्वी में ही पारित कर दिया गया था, लेकिन अनुसूचित क्षेत्र तक का विस्तार जो किया गया यह 1996 ईस्वी में इसे पारित किया गया था, इस कानून को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1996। दोस्तों इसे पेशा अधिनियम 1996 के तहत ग्राम सभा को अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार करने का कानून पारित किया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय पीडीआई एक डैश है। तो दोस्तों व्यक्तिगत प्रयोज्य आय क्या होता है? यह वैसा आय होता है, यानी कि अगर आप मान लीजिए कि आप कहीं जॉब कर रहे हैं और आपका सैलरी 20,000 है, 30,000 है, जितना भी है, उसमें से जो आप भारत सरकार को या फिर राज्य सरकार को कर देते हैं, तो उस कर को देने के बाद जो पैसा आपके पास बचता है वो पैसा व्यक्तिगत प्रयोज्य आय के अंतर्गत आता है, जिसे आप अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं या फिर आप उसे जमा करके रख सकते हैं। यानी कर देने के बाद बचे हुए आय को व्यक्तिगत प्रयोज्य आय कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पीडीआई इक्वल टू व्यक्तिगत आय, यानी जितना आय आपने एक महीने में कमाया उसमें व्यक्तिगत कर भुगतान और गैर कर भुगतान देने के बाद जो बचता है वो पीडीआई होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरीर के संपर्क में स्प्रीट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि? दोस्तों क्योंकि स्प्रीट जो है वो अत्यधिक वाष्पशील होता है, जिसकी वजह से यह हमें ठंडी महसूस होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अत्यधिक वाष्पशील होना। अगला प्रश्न है, जब जलवाष्प में परिवर्तित होता है तब क्या होता है? तो दोस्तों जब जलवाष्प में परिवर्तित होता है तब वातावरणीय उष्मा स्रोत से उष्मा जल में प्रवाहित हो जाता है। दोस्तों वाष्पनशील होता क्या है? यह वह प्रक्रिया है जब कोई पदार्थ द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वातावरणीय उष्मा स्रोत से उष्मा जल में प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, हम हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो दोस्तों सूर्य के प्रकाश जितना आता है उसका बस 1% भाग जो है वो हरे पौधे ग्रहण करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1% पत्तियों के द्वारा सूर्य की रोशनी को ग्रहण किया जाता है। फिर पौधे पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके ग्लूकोज नामक शर्करा बनाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1%। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ दोस्तों धातु दिया हुआ है, दूसरी तरफ उससे संबंधित रोग दिया हुआ है। चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहला है अर्सेनिक। दोस्तों अर्सेनिक यह फेफड़े का कैंसर के लिए उत्तरदायी होता है। अर्सेनिक से फेफड़े का कैंसर होता है। कैडमियम से क्या होता है? दोस्तों कैडमियम से हड्डी में कमजोरी आती है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, इससे श्वसन संबंधित समस्याएं होती है। वहीं बेरियम से मस्तिष्क सूजन होती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 1, 3, 4 और 2, 1, 3, 4 और 2, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया एस्टरिककरण कहलाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एस्टरिककरण। दोस्तों इस अभिक्रिया में अम्ल और अल्कोहल मिलकर एस्टर बनाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है। तो दोस्तों ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर बंटर बल्ब्स बलों के द्वारा रखा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बंटर बल्ब्स बल। दोस्तों यह एक क्षीण स्वभाव का असंयोजिक रासायनिक बंधन होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में बुरी वायु बनने से संबंधित है? तो यह हो जाएगा दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड SO2, जो कि एक रंगहीन गैस है और इसकी गंध बहुत ही तीखी होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के ऊतक से मनुष्यों में ग्रंथि का निर्माण होता है? तो दोस्तों मनुष्यों में ग्रंथि का निर्माण उपकला ऊतक से होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उपकला ऊतक। दोस्तों उपकला ऊतक या एपिथीलियम ऊतक ग्रंथियां स्रावित एपिथीलियम कोशिकाओं का एक संगठित संग्रह होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उपकला ऊतक। अगला प्रश्न है, मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोसोम किस रूप में कार्य करता है? तो दोस्तों मनुष्य के लार में जो मौजूद लाइसोसोम होता है वह प्रतिजीवाणु कारक के रूप में कार्य करता है। दोस्तों लार में उपस्थित लाइसोसोम लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जैसे पॉलीमर को तोड़ने का काम करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रतिजीवाणु कारक। अगला प्रश्न है, पौधे में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों पौधे में रंध्रों का खुलना और बंद होना यह स्फीति दाब पर निर्भर करता है, जल के दाब पर निर्भर करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्फीति दाब। दोस्तों रंध्र के छिद्र प्रकाश पड़ने पर खुल जाते हैं और रात में बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन फूल का एक अंश या फिर भाग है? तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन के हिसाब से स्त्री केसर जो है यह फूल का एक भाग है। यह फूल के केंद्र में मौजूद होता है जो कि परागन पड़ने पर उसे निषेचित करने में मदद करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह मादा फूल का मादा भाग होता है स्त्री केसर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, सफेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। चलिए हम लोग देखते हैं। पहला है, यह एक विषैला पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। सफ़ेद फास्फोरस एक विषैला पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जाता है, मतलब किया जा सकता है। वहीं पे दूसरा जो ऑप्शन है वह है, दूसरा कथन यह है कि यह अत्यधिक ज्वलनशील है और हवा के संपर्क में आने पर स्वतः प्रज्वलित हो जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हिस्टामिन नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है? तो दोस्तों केंद्रक कला का निर्माण इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है, यानी अंतर्प्रद्रवी जालिका में होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों केंद्रक कला का निर्माण लाइपोप्रोटीन के द्वारा होता है और इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है कोशिका के केंद्रक और केंद्रिका द्रव्य के बीच पदार्थों का आवागमन को नियंत्रित करना। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लसिका एवं रुधिर किस ऊतक का उदाहरण है? तो दोस्तों लसिका एवं रुधिर ये संवहनीय ऊतक या संयोजी ऊतक का उदाहरण है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों यह शरीर के सभी प्रमुख ऊतक एवं संचालनों का घटक होता है। ठीक, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसे निर्दिष्ट करता है? दोस्तों खुला बाजार परिचालन यह एक मात्रात्मक मौद्रिक नीति उपकरण है जिसका उपयोग अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। दोस्तों इसे आरबीआई के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय करने के लिए भी उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को क्रय और विक्रय करना। अगला प्रश्न है, पूंजीगत खाता परिवर्तनीय की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तारपोर समिति। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। दोस्तों तारपोर समिति का स्थापना, इसका गठन आरबीआई के द्वारा 1997 ईस्वी में किया गया था।
दोस्तों इसका उद्देश्य भारत में पूर्ण पूंजीगत खाता परिवर्तन प्राप्त करने के लिए एक रोडमैप और सिफारिश प्रदान करना था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, H.H. बैरोज। दोस्तों H.H. बैरोज शिकागो विश्वविद्यालय के भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने 1923 ईस्वी में भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित किए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, H.H. बैरो। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्र में से कौन सा पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है? तो दोस्तों पारिस्थितिकी उष्ण स्थल पश्चिमी घाट को माना जाता है। पश्चिमी घाट को दोस्तों पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट भी माना जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ जैव विविधता तथा जैव मूल्य की उच्चतम एकाग्रता वाला क्षेत्र भी पाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व संगीत दिवस 21 जून को मनाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 21 जून। 23 जुलाई को क्या मनाया जाता है? दोस्तों 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। वहीं 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री पार्क कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री पार्क यह गुजरात के कच्छ के खाड़ी में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों कच्छ में राष्ट्रीय समुद्री पार्क की स्थापना कब की गई थी? तो 1982 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा यानी जीभ नहीं बल्कि मन है? तो दोस्तों यह कथन गांधी जी के द्वारा कहा गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों इनका मानना था कि स्वाद या कोई भी चीज की सराहना और स्वाद लेने की क्षमता केवल जीभ पर नहीं बल्कि दिमाग पर भी निर्भर करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? तो दोस्तों द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन श्रीपाद अमृत डांगरे के द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रीपाद अमृत डांगरे। दोस्तों इन्होंने 1922 ईस्वी में द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किए थे। दोस्तों द सोशलिस्ट समाचार पत्र यह एक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र था। श्रीपाद अमृत डांगरे की एक पुस्तक भी है और उस पुस्तक का नाम था गांधी बनाम लेनिन। दोस्तों यह काफ़ी फेमस पुस्तक है, आप याद रखिएगा। गांधी बनाम लेनिन किसकी पुस्तक है? तो श्रीपाद अमृत डांगरे जी की पुस्तक है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला प्रश्न है, भैंसा सिंगी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? दोस्तों भैंसा सिंगी नामक जाति या नागालैंड क्षेत्र में पाई जाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नागालैंड। अगला प्रश्न है, HDPE का पूरा नाम क्या है? दोस्तों HDPE का पूरा नाम हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन है। दोस्तों यह एक थर्मोप्लास्टिक बहुलक है जो कि मोनोमर एथिलीन से बना हुआ होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन। तो हमारा आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी मेहनत कर सकें और भी अच्छी वीडियो ला सकें। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।